नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम बड़े ही विस्तार से समझने वाले हैं कश्मीर समस्या को। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे कश्मीर के इतिहास से। तो बहुत ही शॉर्ट में हम प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक जो कश्मीर का इतिहास है उसे देखेंगे और फिर उन परिस्थितियों को बड़े विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे, एक टाइमलाइन बना करके कि किस प्रकार से एक के बाद एक परिस्थितियां निर्मित होती चली गई जिन्होंने कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को एक संघर्ष का बिंदु बना डाला। तो इन्हीं सब बातों को इस लेक्चर में हम बड़े विस्तार से डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है इस लेक्चर को देखने के बाद कश्मीर समस्या से जुड़ा हुआ आपका जितना भी प्रश्न है उसका उत्तर इस लेक्चर में मैं आपको दूंगा। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला स्लाइड हम देखते हैं, ठीक है। कश्मीर का जो है प्राचीन काल से लेकर के मध्य काल तक का ये इतिहास है जिसमें परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको हमने जो है लिया हुआ है। तो देखिए, कश्मीर के इतिहास की जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो कल्हड़ द्वारा लिखित एक महाकाव्य राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी से ही हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी, रिवर ऑफ किंग, राजाओं की नदी। और इसमें जो है राजा गोनद से लेकर के जो है विजय सिम्हा तक, यानी हम बात करें 1129 तक का इतिहास जो है राजतरंगिणी में लिखा हुआ है। तो कल्हड़ को याद रखना है, राजतरंगिणी को याद रखना है जिसका कि शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। अब आ जाते हैं सीधे हम अपने जो है टाइमलाइन पर। टाइमलाइन किस प्रकार से बनी है उसको आप देख सकते हैं, हमने नंबरिंग दी हुई है। ये पूरा जो मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो इसलिए नोट्स बनाने के लिए बहुत जो है आप परेशान न हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए। सारी चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से जैसा आपको यहां दिख रहा है उसी तरह का पीडीएफ आपको हम इस लेक्चर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसके लिए परेशान ना हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलें। तो देखिए, सब पे हमने नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो सम्राट अशोक के समय कश्मीर जो है मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना। और इसी काल में, चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना लिए थे और बौद्ध धर्म को ज्यादा प्रचारित करने के वो प्रयास में रहे, तो उन्हीं के समय में जो है कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। इसके बाद जो है कुषाणों का शासन जो है कश्मीर पर स्थापित हुआ, यानी कुषाण साम्राज्य का एक हिस्सा कश्मीर भी था। कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत कश्मीर था और कुषाण शासकों के समय जो है बौद्ध धर्म, खास करके कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से प्रसार जो है कश्मीर में हुआ। और चौथी बौद्ध संगीति जो है, जैसा कि आप जानते भी हैं कि कनिष्क के समय में जो है कुंडवलन नामक स्थान पर हुई और इसकी अध्यक्षता, चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष बनाए गए थे। और यह भी महत्वपूर्ण एक फैक्ट है कि इसी समय कनिष्क के समय ही यानी जो है चौथी बौद्ध संगति में ही जो है बौद्ध धर्म दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक जिसे हम कहते हैं महायान और दूसरा जिसे हम कहते हैं हीनयान। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो
7वीं शताब्दी में स्थापित जो है कारकोट, इसे कुछ लोग कारकोटा राजवंश भी कहते हैं, तो कारकोट राजवंश जो है कश्मीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश था। और इसी राजवंश का एक शासक ललितादित्य मुक्तपीड जो है बहुत ही यशस्वी हुआ, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने जो है अरबों को भी युद्ध में हराया था। और ललितादित्य मुक्तपीड के समय में जो है कश्मीर भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य में के रूप में स्थापित हो चुका था। तो बहुत प्रतापी राजा जो है ललितादित्य मुक्तपीड रहे, और इन्होंने ही जो कश्मीर का बहुत प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जिसका कि नाम है मार्तंड मंदिर, उसका जो है इन्होंने ही निर्माण करवाया। यानी अगर प्रश्न आए कि किस राजवंश ने जो है मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, तो कारकोटा राजवंश ने करवाया था। और शासक कौन थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था? इसी वंश के ललितादित्य मुक्तपीड। इनके बारे में आप जो है नेट पर पढ़ सकते हैं। तो अगर कश्मीर के शासकों की हम बात करें तो पहला मुस्लिम शासक जो है शाहमीर वंश का शमशीदून था, जो कि 1339 में कश्मीर की गद्दी पर बैठा। तो यहां से जो है मुस्लिम शासन कश्मीर में प्रारंभ हो गया 1339 से, और जो है ये चलेगा 1819 तक, यानी कि 500 वर्षों तक अब मुस्लिम शासन जो है कश्मीर पर प्रारंभ हुआ। इसी राजवंश का, शाहमीर राजवंश का जो है एक शासक जिसको आप लोग जानते होंगे, जैनुअल आबदीन, इसे बहुत महान शासक जो है माना जाता है, और वड शाह लिखा जाता है, यानी महान शासक जो है। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, साथ ही जो है कश्मीर का अलाउद्दीन भी इसे कहा जाता है। तो अलाउद्दीन नकारात्मक पक्ष से नहीं, बल्कि जो है बाजार नियंत्रण की इसने बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी, इसलिए इसे जो है अलाउद्दीन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जैनुअल आबदीन, इसका जो शासनकाल रहा उसे जो है स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। इसे धर्मनिरपेक्ष शासक बताया जाता है, जिसके साम्राज्य में हिंदू और मुसलमान दोनों जो है सुरक्षित थे, तो इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। अब अगर हम इसके आगे की बात करें तो अकबर के शासन के दौरान 1586 में मुगल साम्राज्य के तहत जो है कश्मीर का प्रशासन आ गया, और जैसा कि हम जानते हैं कि अकबर स्वयं भी कश्मीर में गया था। उसके बाद जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि औरंगजेब के बाद जो है उसके जो उत्तराधिकारी आए वो बहुत कमजोर आए, और धीरे धीरे करके बहुत सारे क्षेत्रों ने स्वायत्तता प्राप्त कर ली। उसी प्रकार से जो है कश्मीर भी मुगलों के हाथ से निकल गया, और अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी शासक का जो है कब्जा यहां पर जो है हो गया कश्मीर पर। तो 1751 से लेकर के 1819 तक कश्मीर पर अफगानों ने, यानी दुर्रानी साम्राज्य ने शासन किया। और उसके बाद 1819 में महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने एक सिख साम्राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने इस पर अधिकार कर लिया कश्मीर पर। तो 500 वर्षों के बाद जो है मुस्लिम, लगभग, मतलब यहां से आप 1339 से देखें तो 1819, लगभग 500 वर्षों तक मुसलमानों के शासन के बाद कश्मीर पर जो है सिख साम्राज्य का शासन प्रारंभ हुआ। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके अयोग्य उत्तराधिकारी साम्राज्य को जो है बचा नहीं पाए, और अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि सिख साम्राज्य पर थी। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसमें कि सिख सेना हार गई, और उसके बाद लाहौर की संधि जो है 9 मार्च 1846 को जो है सिख साम्राज्य और अंग्रेजों यानी ब्रिटिश शासन के बीच जो है संधि हुई, और उस संधि में जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का पूरा दोष अंग्रेजों ने सिखों पर थोपा,
और उनसे 1.5 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति मांगी। तो 1.5 करोड़ क्षतिपूर्ति में कुछ पैसा तो सिख साम्राज्य ने जो है नगद के रूप में दिया और कुछ जो है पैसे की भरपाई जो है सिख साम्राज्य ने क्षेत्र के रूप में की। तो सिख साम्राज्य ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुई लाहौर की संधि में अंग्रेजों को नगद पैसे के साथ साथ जो है कश्मीर, जम्मू, गिलगित, बाल्टिस्तान का ये जो पूरा क्षेत्र था वो अंग्रेजों को दे दिया गया। यानी सिख साम्राज्य से अंग्रेजों के पास जो है ये पूरा क्षेत्र आ गया। और बाद में अंग्रेजों ने अमृतसर के संधि के माध्यम से जो 16 मार्च 1846 में हुई थी, सिख साम्राज्य के अंतर्गत ही एक जागीरदार या एक छोटे राजा जिनका नाम था गुलाब सिंह, जो कि डोगरा वंश के थे, उनको अंग्रेजों ने 75 लाख रुपए में जम्मू, कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान का क्षेत्र जो है बेच दिया। तो पैसा दे करके क्षेत्र खरीदा गुलाब सिंह ने। तो इस नाते से 16 मार्च 1846 डोगरा, जामवल, राजपूत राजवंश के गुलाब सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर राजसी रियासत की स्थापना हो गई, प्रिंसली स्टेट। यानी जम्मू कश्मीर रियासत जिसके शासक बने गुलाब सिंह, उस रियासत का रक्षा, विदेशी मामले और संचार, ये तीनों चीजें ब्रिटिश देखेंगे। बाकी जितना भी इंटरनल विषय है, आंतरिक मामला है, उसमें जो है रियासत पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, जैसा कि कागज पे कहा गया। हालांकि कभी भी ब्रिटिश इतना स्वतंत्रता नहीं देते थे। ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, ब्रिटिश सर्वोच्चता का जो सिद्धांत था, उसके तहत जो है ये देसी रियासतें बनाई गई थी। आजादी के समय ऐसी 565 देसी रियासतें थी। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर भी था। इन देसी रियासतों के बारे में और बात हम आगे जो है करेंगे। तो 23 सितंबर 1925 को हरि सिंह जम्मू कश्मीर के शासक बने। तो गुलाब सिंह, उसके बाद रणबीर सिंह जिनके नाम से दंड संहिता आप चलती है, आप सुनते होंगे, रणबीर दंड संहिता। भारत में आईपीसी, वहां पर रणबीर दंड संहिता चलती है। तो गुलाब सिंह के बाद रणबीर सिंह के बाद प्रताप सिंह और प्रताप सिंह के बाद हरि सिंह, यानी प्रिंसली स्टेट के चौथे शासक हरि सिंह बने 23 सितंबर 1925 को। इनका परिचय हमने यहां इसलिए कराया कि इस पूरी कहानी के ये भी जो है एक मुख्य पात्र हैं। हालांकि नेहरू और कांग्रेस के वजह से शेख अब्दुल्ला मुख्य पात्र हो गए, लेकिन महाराज तो यही थे। अब जो है भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा था। अंततः जो है भारत की स्वतंत्रता की मांग को जो है ब्रिटिश संसद ने अपनी स्वीकृति दी और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 स्वीकृत हो गया, जिसके माध्यम से 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हो गया। 2 डोमिनियन बने। तो भारत को आजादी जिस एक्ट से मिली वो एक्ट जो है 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया ब्रिटेन की संसद से और वो स्वीकृत भी हो गया। पारित पहले हो गया था, फिर फाइनल हो गया और भारत और पाकिस्तान नाम की 2 डोमिनियन बन गई। तो अब यहां से कुछ बातें मैं आपको बताऊं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो ब्रिटिश शासन था जो भारत पे चल रहा था वो 2 प्रकार का था। एक प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण वाला क्षेत्र जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया, और एक जिस पर राजा शासन करते थे, राजाओं का शासन था, उन्हें कहा जाता था प्रिंसली स्टेट। तो प्रत्यक्ष शासन का मतलब जैसा शासन का स्वरूप आज आप देख रहे हैं कि एक डीएम बैठेगा जिले में, एक जो है एसपी होगा, इस तरह का जो शासन प्रणाली वो। और दूसरा ये कि देसी रियासतों में राजा शासन करेंगे, किंग शासन करेंगे। हालांकि उन देसी रियासतों के 3 विषय
अंग्रेजों के पास होंगे ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी के तहत। कौन कौन 3 विषय? तो रक्षा, विदेश नीति और संचार, ये 3 विषय ब्रिटिशों के पास था और बाकी अपने मामलों में, आंतरिक मामलों में देसी रियासतें बिल्कुल स्वतंत्र थी। हालांकि ये कागज पर कहने के लिए स्वतंत्र थी, व्यवहार में वो स्वतंत्र नहीं थी। हमेशा कोई ना कोई जो है हस्तक्षेप ब्रिटिश करते ही थे देसी रियासतों में, लेकिन फिर भी कागज पर तो यही था कि वो स्वतंत्र थी और ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी के तहत जो है वो ब्रिटिश ताज के अधीन थी, लेकिन शासन वहां राजा करते थे। 3 विषय अपना दे दिया ब्रिटिशों को, उसके बाद वो स्वतंत्र है, शासन कर रहे हैं। तो ऐसी देसी रियासतें भारत में कुल 565 थी। 565, कुछ तो इतनी बड़ी कि इंग्लैंड देश के बराबर, जैसे जम्मू कश्मीर देसी रियासत, बहुत बड़ा क्षेत्र जो है। हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत जिसके पास अपनी रेलवे, अपना एयरपोर्ट, अपना विश्वविद्यालय, अपनी करेंसी, यहां तक इतनी बड़ी बड़ी, और कुछ इतनी छोटी कि 16-20 गांव की रियासतें। ठीक है, तो ऐसे 565। लेकिन जब ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 स्वीकृत हुआ तो इसने स्पष्ट रूप से कहा कि ब्रिटिश भारत तो स्वतंत्र हो ही गया, उसके बाद देसी रियासतों पर ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी के तहत जो दावा था ब्रिटिश साम्राज्य का वो भी समाप्त हो गया, यानी ये देसी रियासतें भी स्वतंत्र हो गई। तो जो 565 देसी रियासतें थी वो भी स्वतंत्र हो गई ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी से, और भारत और पाकिस्तान नाम का 2 डोमिनियन तो बन ही गया। तो अब क्या हुआ? तो ये जो देसी रियासतें स्वतंत्र हो गई, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के स्वीकृत होते ही इनको जो है इस अधिनियम ने 3 विकल्प दिए। पहले तो यह कह दिया कि आप स्वतंत्र हो गए, फिर 3 विकल्प दिया गया। पहला, ये 3 विकल्प क्या थे उनको समझ लिया जाए। तो इन देसी रियासतों को कहा गया, क्या कहा गया कि अगर आप चाहें तो भारत डोमिनियन से जुड़ जाएं, भारत के साथ जुड़ जाएं देसी रियासतें, या फिर वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं, या फिर वो चाहें तो स्वतंत्र अपना अस्तित्व स्थापित कर लें, स्वतंत्रता की घोषणा कर दें। ये 3 ऑप्शन दिए गए। हालांकि जो छोटी छोटी देसी रियासतें थी वो तो बड़े आराम से मान गई, लेकिन कुछ देसी रियासतें जो काफी बड़ी थी उन्होंने आनाकानी किया और उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। जैसे हैदराबाद ने कहा हम स्वतंत्र रहेंगे, जैसे जूनागढ़ ने कहा हम स्वतंत्र रहेंगे, कुछ समय तक त्रावणकोर ने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। महाराजा हरि सिंह का मानना था कि जिस प्रकार से यूरोप में बहुत ही निरपेक्ष देश के रूप में स्विट्जरलैंड है, उसी प्रकार से पूर्व का एक स्विट्जरलैंड हम जम्मू कश्मीर राज्य को बनाएंगे। हम न भारत में मिलेंगे, न हम पाकिस्तान में मिलेंगे, बल्कि हम अपने स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। तो ये बात महाराजा कश्मीर ने जो है कही, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपनी स्वतंत्रता की बात की कि हम स्वतंत्र रहेंगे। अब कुछ बात हम करते हैं जम्मू कश्मीर देसी रियासत के बारे में। देखिए, जम्मू कश्मीर पे डोगरा राजपूतों का शासन तो था, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो प्रजा थी वो मुस्लिम बहुसंख्यक थी, यानी प्रजा मुस्लिम बहुसंख्यक और राजा हिंदू। यही बात हैदराबाद में भी थी। हैदराबाद में क्या बात थी? प्रजा हिंदू बहुसंख्यक और निजाम मुसलमान। वही ठीक बात जो है यहां पर भी थी कि प्रजा मुस्लिम बहुसंख्यक, राजा हिंदू। और चूंकि प्रजा मुस्लिम बहुसंख्यक थी, इसलिए पाकिस्तान जो तथाकथित मुसलमानों के लिए एक देश बनाया गया था, उसका दावा कश्मीर को
पाकिस्तान में मिलाने का था। और कहा जा रहा था पाकिस्तान में, और आज तक कहा जा रहा है पाकिस्तान में, कि बिना कश्मीर के पाकिस्तान अधूरा है। तो जिन्ना ने तो पूरा मन बना लिया था कि कश्मीर को तो लेना ही है पाकिस्तान में। और उसके पीछे तर्क क्या था? उसके पीछे यह तर्क था कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुसंख्यक है और इसलिए स्वाभाविक रूप से वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ऐसे में महाराजा हरि सिंह रुकावट बन रहे थे। ये कह रहे थे कि नहीं, हम जो है स्वतंत्र रहेंगे। इस बात को ये नहीं समझ रहा है। एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना अगर आप मैप देखें तो जितना भारत से कश्मीर जुड़ा है उससे अधिक पाकिस्तान से जुड़ा है। और जो कश्मीर का व्यापार था वो मतलब 1947 के बाद पाकिस्तान बन गया ना, पहले तो पूरा भारत है तो, लेकिन उस क्षेत्र को समझिए जो है, तो उतना जो है पाकिस्तान के साथ उसका व्यापारिक रिश्ता भारत से अधिक था। सारा व्यापार जो है अधिकतर पाकिस्तान वाले एरिया से ही चल रहा था। तो इन सब कारणों से यह माना जा रहा था पाकिस्तान कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का स्वाभाविक हिस्सा है। और ऐसे में जब महाराजा इन सब चीजों को समझ नहीं रहे थे, हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा को बहुत समझाने का प्रयास किया कि महाराजा स्वतंत्र अस्तित्व तो आप नहीं बचा पाएंगे इतने बड़े बड़े दो डोमिनियन में, लेकिन महाराजा जो है अड़े रहे कि नहीं, हमें तो स्वतंत्र रहना है और हमें तो स्विट्जरलैंड बनाना है पूरब का जम्मू कश्मीर को, हम जो है नहीं किसी से मिलेंगे। और इसके पीछे राजा का मामला यह था कि रियासत बहुत बड़ी थी, छोटी रियासत नहीं थी, रियासत बहुत बड़ी थी। अभी हम मैप देखेंगे तो बात करेंगे। इन्हीं सब मामलों में आखिर 15 अगस्त 1947 आ गया और इस दिन भारत को स्वतंत्रता मिल गई और इससे एक दिन पहले जो है पाकिस्तान का निर्माण हो गया। अब जो है पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही जम्मू कश्मीर को खुद में मिलाने के लिए पाकिस्तान ने प्रयास करना शुरू कर दिया। इसी बीच एक स्टैंड स्टील यानी यथा स्थिति समझौता भारत और पाकिस्तान से, दोनों से जम्मू कश्मीर करना चाहा। हालांकि भारत ने कहा कि हम ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे। यथा स्थिति का मतलब कि जो 47 से पूर्व की स्थिति थी उसी स्थिति में जम्मू कश्मीर रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ने समझौता कर लिया महाराजा हरि सिंह से कि भाई जो है पाकिस्तान बन जाने के बाद भी व्यापार वाणिज्य सारी चीजें चलती रहेंगी यथा स्थिति के लिए। लेकिन कश्मीर पर दबाव बनाने के लिए, राजा पर दबाव बनाने के लिए स्टैंड स्टील समझौता, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने किया था कश्मीर के साथ, उसे तोड़ दिया और एक प्रकार से जम्मू कश्मीर की नाकेबंदी कर दी गई। तो पाकिस्तान के तरफ से पेट्रोल, आलू, प्याज, खाद्यान्न, जो भी जरूरी वस्तुएं थी उनकी आपूर्ति रोक दी गई। रेलवे से संपर्क काट दिया गया ताकि राजा जो है दबाव में आ जाएं। और जब इन सब चीजों से भी कुछ नहीं हुआ तो 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित तथा कथित आजाद कश्मीर सेना ने पाकिस्तान कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। NWFB नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के कबीलाई पठान लड़ाके हजारों की संख्या में सशस्त्र हमला कर दिया और वो तेजी से राजधानी श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। मार काट और लूट शुरू हो गई। यहां पर भी रुक करके एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक ये बात जो है क्लियर नहीं हो पा रही है कि यह हमला क्यों किया गया था। मैं दोनों पक्षों का व्यू बताना चाह रहा हूं आपको, मैं अपना कोई व्यू नहीं बताऊंगा, दोनों पक्षों का जो व्यू है उसे भी आप जान लीजिए। तो हमला क्यों हुआ और इस हमले को किसका समर्थन प्राप्त था। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत इस प्रश्न का उत्तर देता है कि हमला पाकिस्तान समर्थित था। पाकिस्तान ने हथियार दिए कबीलाई लड़ाकों को, पठानों को जो है कश्मीर पर कब्जा करने के लिए, और हमला पाकिस्तान ने ही करवाया।
कश्मीर को हड़पने के लिए। पाकिस्तान का यह कहना है कि यह हमला स्वतः स्फूर्त हुआ था, क्योंकि बंटवारे के समय में जो है, अब यह आरोप था, मतलब जो है इस तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि हरि सिंह का जो शासन है, जो हिंदुओं का शासन है, वो मुसलमानों पर जो है अत्याचार कर रहे हैं, और ऐसे में जो है अपने मुस्लिम साथियों की रक्षा करने के लिए ये जो है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के कबीलाई लड़ाकों ने जो है हमला किया था। यह पाकिस्तान का स्टैंड है, यह मैं आपको समझाना चाहता था। हालांकि हमने जैसा कि लिखा ही है, ये सारे लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने यह हमला करवाया था। सारा जो है गोला बारूद और साज सज्जा जो है सैन्य उसने जो है दी थी, और 20 अक्टूबर 1947 को जो है आक्रमण हुआ। अब 20 अक्टूबर को आक्रमण हुआ और बहुत तेजी से ये जो है सेनाएं श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगी। महाराजा के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। महाराजा के पास वो कैपेसिटी नहीं थी कि उन जो है सैनिकों को रोक लें, वो जो कबीलाई थे। यहां एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि लेक्चर लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी समझ लिया जाए। देखिए, जैसे हम ये सुनते हैं कि सरदार पटेल ने पूरे भारत को एक कर दिया, देसी रियासतों को मिलाते चले गए भारत में। एक बात आपने कभी सोचा है कि जिस प्रकार का माइंड सेट हमारा है, हम एक जमीन का टुकड़ा नहीं किसी को देंगे, तो कैसे ये देसी रियासतें एक के बाद एक भारत में विलय होती चली गई? अपने अधिकार क्यों इसके शासकों ने छोड़ दिया? जमीन का कोई टुकड़ा नहीं देगा, कोई अपनी रियासत क्यों दे देगा? जहां पर इन देसी रियासतों का हालत यह था कि राजा ही राज्य है और राजा ने जो कहा वही कानून है, ठीक है? तो इतना जहां अधिकार मिला हो, ऐसी देसी रियासतों कौन छोड़ना चाहेगा? तो उसका उत्तर यह है कि देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी के तहत जो है रक्षा, विदेश नीति, संचार किसके पास था? सहायक संधि से जो शुरू हुआ, अंग्रेजों के पास था। तो इन राजाओं के पास सेनाएं थी ही नहीं, और अगर थी तो नाम मात्र की। इंटरनल पुलिसिंग इनके पास थी, ठीक है? मतलब जो है जम्मू कश्मीर स्टेट में पुलिसिंग किसके अंतर्गत है? हरि सिंह के अंतर्गत है। लेकिन बाह्य आक्रमण के समय कौन लड़ेगा? तो अंग्रेज लड़ेंगे, क्योंकि रक्षा किसके पास है? तो मिलिट्री उनके पास थी। तो इनके पास केवल पुलिसिंग थी और बहुत छोटी सी सेना जो कि सलामी वगैरह देने के काम आती थी। क्यों? क्योंकि रक्षा का भार तो ब्रिटिश रखे थे। तो ये जम्मू कश्मीर के साथ ही नहीं था, ये 565 सभी देसी रियासतों के पास था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हैदराबाद में इतना जो है निजाम कर रहा था और भारतीय सेना 2 से 3 दिन में पूरा कब्जा करके आ गई। तो कैसे करके आ गई? क्योंकि सेना नहीं थी, उस तरह के ये राज्य नहीं बच गए थे, इनके पास सेनाएं ही नहीं थी। तो हजारों कबीलाई, 2, 4, 5 हजार कबीलाई भी अगर हमला कर दिए तो इनके पास संसाधन नहीं था कि उनको रोक पाए। और यही कारण, इसी से जुड़ा हुआ एक एंगल बताता हूं, यही कारण था कि एक के बाद एक राजा अपनी रियासतें, हालांकि कई लोग जो है देश प्रेम से दिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हैदराबाद का निजाम ने कैसे दिया आप तो जान ही रहे ना। तो मतलब कमजोर थे, लड़ने की शक्ति नहीं थी, नहीं तो शायद इतना आसान नहीं रहा होता, इतना आसान नहीं रहा होता। अगर एक स्टेट के रूप में इनके पास सेना होती, 40, 50, 60 हजार सेना होती इन स्टेट्स के पास, जबकि क्षमता थी, इनके पास संसाधन था। जम्मू कश्मीर तो रख ही सकता था, हैदराबाद तो रख ही सकता था, जूनागढ़ 20-25 हजार, जोधपुर, इतना तो ये सब रख ही सकते थे, इतने संसाधन थे इनके पास। तो लेकिन रक्षा था ही नहीं इनके हाथ में, केवल पुलिसिंग थी। तो सेना थी ही नहीं, तो लड़ेगा कौन? तो एक बार जो है सरदार साहब ने कहा तो सबने मान लिया। निजाम ने थोड़ा गर्दन इधर उधर की तो जो है सेना भेज दी गई, उसकी गर्दन सीधी कर दी गई। समझ रहा है ना मेरी बात को? तो इसलिए तो अब हरि सिंह के पांव फूल गए कि भाई हमला हो गया। तो अब उन्होंने मदद मांगी कि भारत जो है मदद करे, किसी भी प्रकार से हमारी मदद होनी चाहिए। भारत ने कहा कि हम आपकी मदद क्यों करें, हमारा आपसे क्या मतलब है। तो अंत में ये बड़ी लंबी कहानी है, ये तय हुआ कि महाराजा हरि सिंह जो है विलय करेंगे, और जब महाराजा हरि सिंह विलय करेंगे तो भारत अपनी सेना जो है भेजेगी कश्मीर को बचाने के लिए। तो अंत में जो है
भारत में विलय हेतु कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर, रक्षा, विदेशी मामले तथा संचार भारत को सौंपा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं वो जो है, ये देखिए, ये न्यूज है, कश्मीर एक्सीड टू इंडिया, ये उस समय का न्यूज है जो है हिंदुस्तान टाइम्स का, देख रहे हैं, रूरल डिसीजन, और ये जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, यही पेपर था जिससे जो है साइन करवाया जाता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, यहां सिग्नेचर जो है, और यहां पर हालांकि इससे अच्छी कॉपी जो है इंटरनेट पर नहीं उपलब्ध है, लेकिन यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है समझ में आएगा। जो है ये पूरा जो है महाराजा का नाम लिखा है, ये भी आप देख रहे होंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, यहां आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो इसको पूरा पढ़ लेंगे। यहां पर लिखा हुआ है जो है उसको देख लीजिए, मैं श्रीमान, यहां देखिए, इसको मैं पढ़ रहा हूं तो आपको जो है समझ में आएगा, यही बात लिखी गई है। थोड़ा मैं आपके फीलिंग के लिए बताना चाहता हूं कि इन लोगों के नाम कितने बड़े बड़े होते थे और कैसे लिए जाते थे। तो यहां से देखें, जो मैं पढ़ रहा हूं यहां से लिखा हुआ गया है। ठीक है, ये तो टाइप है मटेरियल, और ये पेन से लिखा गया होगा, आपको दिख रहा होगा यहां से। ठीक है, मैं श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराजा धीराज श्री हरि सिंह जी जम्मू और कश्मीर नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति सार्वभौमिक सत्ता का प्रयोग करते हुए भारत संघ के साथ मैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करता हूं, मैं इसी के साथ भारतीय संघ में शामिल होने का ऐलान करता हूं। तो ऐलान कर दिया जो है इंदर महेंद्र राज राजेश्वर। ठीक है, तो इन्होंने जो है ऐलान कर दिया महाराजा ने, ये आप देखिए जो है 28 अक्टूबर के पेपर का ये न्यूज है। और तो भारत में विलय हेतु कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया, रक्षा, विदेशी मामले तथा संचार इन्होंने भारत को सौंप दिया। अब इस पे आए, उससे पहले हमने जो है मैप अगर ओपन कर ही लिया है तो थोड़ा सा देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट, राजसी रियासत कश्मीर आपको दिखाऊं, उसके बाद बहुत सारी बातें हमको करनी है। तो ये पूरा जो है राजा का शासन था। ठीक है, जम्मू कश्मीर, उसके बाद जो है ये पूरा इलाका जिसे जो है गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जो है हम जानते हैं। ठीक है, ये पूरा, और लद्दाख का एरिया। ठीक है, ये पूरा प्रिंसली स्टेट, देखिए ये रेड कलर से, ये पूरा, ये ऐसे, ये यही महाराजा का शासन था। ठीक है, इसे समझाने के लिए यहां पर जो है एक मैप दिया गया है, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये भारत का, इसे समझाने के लिए ये चीजें जो है दी गई हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो है महाराजा का इलाका था, महाराजा का शासन था, हरि सिंह का जो है शासन ये था। ठीक है, ये आपने मैप देख लिया। अब इसमें बहुत सारी बातें हमको करनी है तो हम जो है करेंगे। अब फिर से हम यहां आ जाते हैं। ठीक है, तो भारत में विलय हेतु कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर, रक्षा, विदेशी मामला तथा संचार भारत को इन्होंने सौंप दिया। तो जब इन्होंने भारत को ये तीनों विषय सौंप दिए तो उसके बाद जो है सेनाएं भारत की चली, और कहा जाता है कि भारत की सेनाओं को यह पता नहीं था कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर कबीलाहियों का कब्जा हो गया है या नहीं हो गया है, कोई सूचना नहीं जो है, जहाज भी उतने नहीं थे, तो एयरफोर्स के जहाज तो गए ही गए, जो है नागरिक जहाज, उनकी सीटें उखाड़ उखाड़ करके उसमें सैनिक जो है बैठाए गए, और जो है डेकोटा विमान जो है उड़ करके कश्मीर में पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने जो है बहुत तीव्र कार्रवाई करते हुए उनको जो है खदेड़ना शुरू किया, कबीलाई हमलावरों को, और बहुत पीछे उनको छोड़ दिया। वो बात अभी और हम जो है इसमें करेंगे, उसके पहले जो है यहां पर इसको इंट्रोड्यूस आपको करा दूं। ठीक है, तो भारत सरकार का आश्वासन, हरि सिंह ने क्या क्या किया, हस्ताक्षर, रक्षा, विदेशी मामले तथा संचार भारत को सौंप दिया इन्होंने कि हम भारत में विलय कर लिए। भारत सरकार ने हरि सिंह को आश्वासन दिया कि राज्य का भावी संविधान तथा
राज्य पर भारत संघ के अधिकार की प्रकृति तथा प्रसार उस राज्य की संविधान सभा द्वारा तय होगा। किस राज्य की? जम्मू कश्मीर राज्य की। तो क्या कहा, इस लाइन को समझिए, भारत सरकार का आश्वासन कि राज्य का भावी संविधान, यह ध्यान रखिए, भारतीय संघ का एक संविधान है, राज्यों का संविधान नहीं होता। जम्मू कश्मीर के विषय में यह केवल कहा जाता है, जा रहा है। भारत सरकार का आश्वासन कि राज्य का भावी संविधान तथा राज्य पर भारत संघ के अधिकार की प्रकृति तथा प्रसार उस राज्य की संविधान सभा द्वारा तय होगा। और जब तक संविधान सभा द्वारा तय नहीं हो जाता, एक अंतरिम व्यवस्था के तहत, एक अस्थायी व्यवस्था के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को जोड़ दिया गया 1949 में। हालांकि कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मैं इसे ड्राफ्ट नहीं करने वाला हूं, मैं इसे नहीं लिखूंगा, यह गलत है, यह विशेष अधिकार क्यों दिया जा रहा है। हालांकि इन सब बातों के बाद भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 को जोड़ दिया गया। ठीक है, अब यहां मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया है। आर्टिकल 370 और 35A को अगले लेक्चर में हम जो है बड़े विस्तार से देखेंगे। अभी हम कश्मीर समस्या को समझ रहे हैं। ठीक है, और ये जो है 1949 में जोड़ा गया। हालांकि हमें जो है ये एक साथ जुड़ी हुई बातें हैं, इसलिए इसे एक ही बक्से में हमने जो है रख दिया। तो ये सारी बात हो गई। ठीक है, तो अब जो है ये मैप आप देख लीजिए, इस पे हम बात करें उससे पहले, और ये आपने देखा ही, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपने देखा ही। इसके बाद इसके जो मेन कैरेक्टर हैं उनकी बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां आ जाइए। तो अब वो 370 को इंट्रोड्यूस हमने कर दिया, लेकिन अब आ जाते हैं फिर से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कबलाइयों ने आक्रमण कर दिया, भारतीय सेनाएं चली गई, युद्ध होने लगा, दोनों तरफ से जम करके युद्ध होने लगा। और तभी जो है लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर या क्या सोच करके जो है भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, कहा जाता है कि सरदार पटेल को जब पता चला कि ऑल इंडिया रेडियो पर यह बात ये कहने जा रहे हैं, तो बड़ा प्रयास उन्होंने किया कि रुक जाएं, लेकिन उनका संदेश इनके पास नहीं पहुंच पाया। और जो भी रहा हो, जो है जब ये युद्ध चल ही रहा था, अभी युद्ध समाप्त नहीं हो गया, राजा ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया। अब चूंकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, भारतीय सेनाएं चली गई, कबीलाइयों से युद्ध हो रहा है। उसी समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ, उससे पहले ही भारतीय सेना, पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हरि सिंह ने सिग्नेचर किया, उसके बाद भारतीय सेना गई। तो अभी युद्ध चल ही रहा है, लेकिन उसी बीच में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो पर इनका मशहूर संबोधन हो गया। और वो संबोधन क्या था, जिसने जो है जम्मू कश्मीर की समस्या को कभी न सुलझने के लिए निमंत्रित कर दिया। और वो संबोधन क्या था, हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जब कश्मीर में शांति व्यवस्था और कानून स्थापित हो जाए तो संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की देखरेख में कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाना चाहिए। यह गलत बात हो गई। भाई देखिए, एक चीज ये तय हुई थी कि कोई भी राज्य जो भारत में देसी रियासतें, राजसी रियासतें मिलेगा, तो उसका क्या पैमाना होना चाहिए, जनता से पूछा जाना चाहिए, राजा से पूछा जाना चाहिए। जनता से पूछना बहुत मुश्किल था, तो राजा से। तो उस समय राजसी रियासतों के राजा ने कह दिया कि हम भारत से मिलेंगे, राजा ने कह दिया हम पाकिस्तान से मिलेंगे, तो बात अंतिम हो गई, अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो जब महाराजा हरि सिंह ने सिग्नेचर कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था। अगर हम फार्मूले की बात करें, जूनागढ़ में हुआ जनमत संग्रह, वहां हिंदू अधिक थे,
शासक मुसलमान था, लेकिन वो इसलिए हुआ कि शासक ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर नहीं किया जो है, और वो भाग गया पाकिस्तान। उसने तो अपनी रियासत ही छोड़ दी। तो जनता से पूछा गया, वहां शासक था ही नहीं, तो जनता से पूछा गया। शासक तो भाग गया पाकिस्तान जो है, अपने कुत्ते को लेकर, अपनी बीबी को छोड़कर, जिससे वो बहुत प्यार करता था। तो यहां तो नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जब राजा ने सिग्नेचर कर दिया तो कोई भी प्रश्न जो है उठाना बेमानी हो गई। लेकिन अब पता नहीं क्यों ये 2 नवंबर 1947 को संबोधन इन्होंने दे दिया कि हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जब कश्मीर में शांति व्यवस्था और कानून स्थापित हो जाए, यानी अभी तो युद्ध ही चल रहा है, 2 नवंबर 1947 आगे जाकर के सीज फायर होने वाला है, ठीक है, तो कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। अब ये बात इन्होंने कही थी 2 नवंबर 1947 को। तो 1 जनवरी 1948 में जो है नेहरू जी कश्मीर मुद्दे को लेकर के संयुक्त राष्ट्र चले गए। सरदार पटेल का कहना था कि ये 2 लोगों के जो है मामले में तीसरे पक्ष को क्यों आमंत्रित कर रहे हैं, और वो भी जो तीसरा पक्ष है वो खुद ही सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शीत युद्ध की राजनीति में फंसा हुआ है। वहां आपका समर्थन करने वाला कौन है? लेकिन नहीं, इन्होंने कहा तो लेके चले गए कि भाई हमारे मामले को सुलझाइए। ये हमेशा जान लीजिए कि 2 लोगों के झगड़े में अगर कोई तीसरा आता है तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है। तो प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया और 21 मार्च 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अब ये मुद्दा ले गए। कई रिजोल्यूशन पास हुए, उसमें से एक मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, नहीं तो कई हुए। एक पूरी प्रक्रिया चली, आप समझ रहे होंगे, हमें एक टाइमलाइन में बताना है, तो मैं मूल बात आपको बता देता हूं। तो 21 मार्च 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रस्ताव 47 रिजोल्यूशन 47 पारित किया गया। इसमें विवाद समाप्ति हेतु 3 चरण सुझाए गए। हालांकि इसके बाद भी रिजोल्यूशन आए, लेकिन हम समझने के लिए मूल बात को समझ लें, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा जो है एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, इसे बोला गया रिजोल्यूशन 47। इस रिजोल्यूशन 47 ने 3 चरण सुझाए जो है इस विवाद के समाप्ति हेतु। किस विवाद के समाप्ति हेतु? जम्मू कश्मीर पर जो है अधिकार को लेकर के जो विवाद चल रहा था। एक तरफ पाकिस्तान कबीलाइयों को घुसा चुका था, युद्ध हो ही रहा था, युद्ध अभी तक चल रहा है, ये ध्यान दीजिए। तो यह कहा गया कि पहला बात कि पाकिस्तान अपने लोगों को कश्मीर से हटाए। तो अपने लोगों मैंने इसलिए लिखा है कि इंटरनेशनल रूप से यह नहीं माना जा रहा था कि पाकिस्तान की सेना लड़ रही है कश्मीर में, यह था कि कबीलाई जो है अफगान लड़ रहे हैं, ठीक है, हालांकि वो पाकिस्तान के लोग ही थे, ये समझिए। तो पाकिस्तान अपने लोगों को कश्मीर से हटाए, यानी जो सेना लड़ रही है उसको हटाए, सीधी सी बात। दूसरा, भारत अपने सैनिकों की संख्या कम करे। तो भारत अपने सैनिकों की संख्या कम करे, कम करके इतना कर दे कि वहां पर जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने जो है सैनिकों की जरूरत है उतना ही रहे, और अगर अधिक है तो उसको भारत पीछे ले जाए। तो भारत अपने सैनिकों की संख्या न्यूनतम स्तर तक कम करे, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा। उस पर्यवेक्षक के जो है नियंत्रण में यहां पर एक जनमत संग्रह कराया जाए, यह कहा गया। अब इन सब बातों को आप जो है जब समझ लिए तो आप ये जानते ही होंगे कि पाकिस्तान का उत्तर क्या रहा होगा। पाकिस्तान ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और पाकिस्तान ने जो है प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और इसी तरह से ये मामला जो है धीरे धीरे कुछ और रिजोल्यूशन पारित हुए, और अंततः जो है किसी ने भी उस बात पर, यानी भारत पाकिस्तान, और ध्यान नहीं दिया, और अंततः जो है शीत युद्ध की जो राजनीति थी संयुक्त राष्ट्र में, उसकी भेंट ये मुद्दा चढ़ गया। और 1960 के दशक के बाद तो ये मामला ही अर्थहीन हो गया, और फिर उसके बाद शिमला समझौता हुआ। तो यहां आगे एक मजेदार बात आपको बताऊंगा, किस तरीके से जो है लोगों के बदलने के बाद सोच बदलती है, उसका एक नमूना होगा, ठीक है। तो ये हो गया।
अब 1 जनवरी 1949 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया, यानी सीज फायर हो गया। और युद्ध विराम के समय, तो युद्ध विराम हो गया, ध्यान दीजिए, कोई संधि समझौता नहीं हुआ, युद्ध विराम हो गया कि चलो भाई अब बाद में देखेंगे, अभी मौसम अनुकूल नहीं है तो लड़ाई नहीं होगी, बाद में होगी। तो युद्ध विराम हुआ, सीज फायर हुआ, ठीक है, कोई ट्रीटी नहीं हुई, ठीक है, इस बात को समझिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम। युद्ध विराम के समय भारत के पास कश्मीर घाटी, जम्मू का क्षेत्र और लद्दाख पाकिस्तान का आजाद कश्मीर, गिलगित एजेंसी और बालिस्तान पर कब्जा हो गया। ये बात को ध्यान दीजिए, एक बार फिर पढ़ता हूं। युद्ध विराम के समय, मतलब हमने कहा ना जम्मू कश्मीर पर कबीलाइयों ने हमला किया, तो हमला चलता रहा। तो जब युद्ध विराम हुआ, सीज फायर हुआ, तो उस समय भारत के पास कितना क्षेत्र था और पाकिस्तान ने कितने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, इस बात को हम कर। तो युद्ध विराम के समय भारत के पास कश्मीर घाटी, जम्मू का क्षेत्र और लद्दाख, ये 3 रहे। और पाकिस्तान के पास क्या क्या क्षेत्र आया? तथाकथित आजाद कश्मीर, जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा किया है भारत का, उसे हम क्या कहते हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, है पीओके। लेकिन उसी पीओके को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? आजाद कश्मीर। और भारतीय क्षेत्र जिस पर जो भारत का भिन्न हिस्सा है कश्मीर का, उसे क्या कहते हैं पाकिस्तान में लोग? कि भारत ऑक्युपाइड कश्मीर। ऐसे समझ रहे हैं ना, दोनों देश का पर्सपेक्टिव। तो भारत के पास क्या क्या? कश्मीर घाटी, जम्मू का क्षेत्र और लद्दाख, और पाकिस्तान का के पास आजाद कश्मीर, गिलगित एजेंसी और बालिस्तान का। तो अब यहां से मैप का जो है हम अच्छे से प्रयोग कर लेते हैं। मैप को हम देख लेते हैं, मैप जो हमने बनाया था उसको हम देख लें। हाँ ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए, हमने ये समझा कि ये पूरा प्रिंसली स्टेट जो है, जो महाराजा ने सौंपा था भारत को कि मैं अपने राज्य की घोषणा करता हूं, ऐलान करता हूं कि वो जो है भारत संघ में विलय हो गया, उसका वो ये था। लेकिन जब सीज फायर हुआ, या आज की स्थिति क्या है, तो उसको समझ लीजिए। ये गिलगित, ये पूरा क्षेत्र, बल्कि यहां से पूरा, ये पूरा जो है गिलगित और बालिस्तान का जो क्षेत्र है, इस पर जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। ये क्षेत्र उसके पास था, ठीक है। उसके बाद ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक, इसे ही कहा जाता है जो है पाक समर्थित, सॉरी पाक अधिकृत कश्मीर। और पाकिस्तान में इसी को ही आजाद जो है कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। तो इसी युद्ध के दौरान आजाद कश्मीर में जो है सरकार फॉर्म हो गई। वहां पर जो है कहा जाता है कि ये आजाद कश्मीर को बहुत स्वायत्तता जो है पाकिस्तान ने दिया है, लेकिन वो नाम मात्र का ही, इसका भी जो है प्रशासन पाकिस्तान से ही चलता है। और ये अलग एक एजेंसी है, उसके तहत जो है इसका जो है प्रशासन चलाया जाता है, गिलगित बाल्टिस्तान का। इसमें एक बात और बताऊंगा, 1962 का जो युद्ध हुआ भारत और चीन का, उसमें ये अक्साई चीन का क्षेत्र जो है कब्जा कर लिया चीन ने, तो भारत के हाथ से ये निकल गया। इसकी भी बात हम आगे करेंगे, यही पहले समझ लीजिए। अक्साई चीन चला गया 1962 भारत और चीन युद्ध के दौरान। और 1963 में ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, सक्सम वैली, ये जो है ये चाइना को गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान ने। ये पूरा इलाका चाइना के हिस्से में आ गया था। उसको जो है 1963 में 62 में यहां अक्साई चीन आ गया चीन के पास। ये तो जो है हमला के दौरान उन्होंने जीता था क्षेत्र, लेकिन ये जो सक्सम वैली का क्षेत्र है, इसे जो है पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया। किसको गिफ्ट कर दिया? चीन को। और ऐसे में अगर आप ये अब देखें तो इस लड़ाई में एक तीसरा दावेदार भी खड़ा हो गया, जिसका नाम चीन है। ये पूरा जो है वैली उसने कब्जा कर लिया। लेकिन ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, जो
आपको देख रहा है ये सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध मैदान है, ऊंचा, सबसे ऊंचा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। इस पर बाद में भारत ने अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। अब भारत के पास जो हिस्सा है उसको देख लीजिए, तो ये जम्मू का इलाका पूरा, और ये जो है कश्मीर का इलाका जो है, ये पूरा मिलाकर जम्मू कश्मीर, ये जो है लद्दाख का रेंज, ये भारत के पास है, ठीक है। और ये जो, अब इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, देख लीजिए, ठीक है। इस मैप में सारी बातें बताई गई। तो अक्साई चीन, कौन इसका प्रशासन कर रहा है? तो इसका प्रशासन कर रहा है चीन, ठीक है। चीन का प्रशासन है, यानी चीन का शासन है अक्साई चीन पर, इस एरिया पर। और जो है क्लेमेंट बाई, मतलब किसका दावा है? तो भारत तो कहता है ना कि मेरा है, भारत का ही है, तो भारत का दावा है, लेकिन भारत के अधिकार में नहीं है अक्साई चीन। किसके अधिकार में है? चीन के अधिकार में। दूसरा सक्सम वैली, इस पर जो है ये चाइना के कंट्रोल में है, जैसा कि मैंने बताया कि गिफ्ट कर दिया इस पूरे एरिया को, जो है किसने गिफ्ट कर दिया? तो जो है पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया चाइना को। तो यहां का प्रशासन किसके पास है? चाइना के पास है। लेकिन जो है दावा कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है, क्योंकि यह भारत का क्षेत्र है। आजाद कश्मीर, कौन प्रशासित कर रहा है आजाद कश्मीर को? यहां से लेकर के यहां तक के हिस्से को जो है पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन दावा किसका है? इंडिया का है। हमारा ये अभिन्न हिस्सा है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। नॉर्दर्न एरिया, ये पूरा वाला जो है ये पाकिस्तान के हिस्से में है, कब्जे में है, लेकिन है किसका? हमारा है, इंडिया का है। सियाचिन ग्लेशियर, उस पर किसका अधिकार है? तो सियाचिन ग्लेशियर पर जो है हमारा अधिकार है, ये हमारा हिस्सा है। हमने बाद में जाकर के इस पर अधिकार कर लिया। ये स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है सियाचिन ग्लेशियर, और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान भी है, ठीक है। अब आप अगर देखेंगे तो यहां से जो है ये लोग जुड़ सकते थे, उसको ये बाईपास करता है सियाचिन ग्लेशियर, बीच में इधर पाकिस्तान, इधर चाइना, बीच में भारत। स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर किसका है? भारत का है, ठीक है। ये पूरा एरिया जो आपको जो है क्रीम कलर में दिख रहा है, ठीक है, ये भारत है। ये समझ में आ गया। अब इस मैप में भी देख लीजिए, तो ये सियाचिन ग्लेशियर, इस पर किसका अधिकार है? भारत का जो है। अब एक बात और आपको भी बता दूं, जो है शिमला समझौता में जो सीज फायर रेखा थी, जो युद्ध विराम हुआ ना, तो मैं बता रहा हूं ना कि युद्ध विराम के समय कौन क्या, तो ये जो युद्ध विराम जब हुआ, ये पूरा आप जो देख रहे हैं, ठीक है, तो युद्ध विराम रेखा को, सीज फायर लाइन को जो है शिमला समझौते में लाइन ऑफ कंट्रोल माना गया, ठीक है, नियंत्रण रेखा। तो इसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है भारत और पाकिस्तान के को बांटती। हालांकि ये इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन व्यवहार में ये इंटरनेशनल बाउंड्री ही है। यहां से पाकिस्तान शुरू हो जाएगा ऊपर, और यहां से पाकिस्तान शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और जान लीजिए कि ये जो भारत से ये अक्साई चीन वाला एरिया हटता है, यानी जो चीन और भारत के बीच में जो लाइन है, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। तो ये LOC है, जो कि जम्मू कश्मीर से बाउंड्री अपनी बनाती है पाकिस्तान के साथ, और एक है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि जम्मू कश्मीर से बाउंड्री है इनके बीच। और देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये जो सक्सम वैली का क्षेत्र है, टेरिटरी सीडेड बाई पाकिस्तान टू चाइना इन 1963, क्लेमेड बाई इंडिया। ये पूरा मैप आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक चीज जो है इस पे जो है अच्छे से दर्शाई गई है। ये आजाद कश्मीर का इलाका जो है पाकिस्तान, जिसे कहता है कि काफी स्वायत्तता दी गई है, सारी बातें इस मैप में हमने देख ली। भारत का ये मैप है। मुझे लगता है कि आपको जो है इतने बड़े स्क्रीन में ये सारी चीजें बड़े अच्छे से दिखी होंगी या दिख रही होंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने चार्ट पे। हमने सारी चीजें देख ली। अब एक एक करके जो कैरेक्टर हैं उनको भी हम लाएंगे इस पूरे मामले में, ठीक है। तो नेहरू जी लेकर के इस मामले को चले गए और युद्ध विराम हुआ तो क्या हुआ?
युद्ध विराम हुआ तो भारत ने एक बहुत बड़ा अपना हिस्सा खो दिया। आपने मैप में देखा ना, वो पूरा भारत का हिस्सा था, जम्मू कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, अक्साई चीन, लद्दाख सब था। लेकिन पूरा नॉर्दर्न एरिया, गिलगिट, बाल्टिस्तान एजेंसी, अक्साई चीन, सक्सम वैली, ये सारा क्षेत्र भारत से निकल गया। ठीक है, वो पाकिस्तान में मिल गया। अब आ जाते हैं जो है फिर से कश्मीर में। यहां एक तरह की और प्रॉब्लम चल रही है। वो क्या है कि इसके बाद जो है, यहां देखिए एक चीज है कि इसको इसके बाद मुझे लिखना मेरी मजबूरी थी। ठीक है, तो ये सही से 1 जनवरी 1949, क्योंकि ये पूरी बात मुझे यही आपको बतानी थी, तभी समझ में आती। अब एक दूसरी बात बतानी थी, इसलिए मार्च 1948 यानी जो है इसके बाद जो है नवंबर के बाद और 47 के बाद ये आना चाहिए था चार्ट, ये बॉक्स आना चाहिए था, लेकिन ये अलग मुद्दा है इसलिए हमने इसे अलग किया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सब पे लिखा हुआ कहां से क्या शुरू हुआ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पीडीएफ हम आपको देंगे। ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वजीर आजम प्रधानमंत्री बने। तो कौन है शेख अब्दुल्ला? जो है ये मुख्य कैरेक्टर बन गए, इनको देख लीजिए। शेख अब्दुल्ला जी हैं, नेहरू से काफी दोस्ती इनकी जो है, आप जैसा कि देख सकते हैं। भारत के बाद में प्रधानमंत्री बने हुए जो है नेहरू जी किस प्रकार से शेख अब्दुल्ला के सामने बैठे हुए हैं। शेख अब्दुल्ला एक जो है पढ़ा लिखा मुस्लिम नौजवान, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और जिसने जो है एक हिंदू शाही डोगरा शासन में जो मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा था नहीं हो रहा था, यह कहा जा रहा था, उसके विरोध में एक झंडा बुलंद करना शुरू किया कि जो है कश्मीर केवल कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है, बल्कि इस पर जो है दावा मुसलमानों का भी है। तो धीरे धीरे जो है इनकी आवाज मजबूत होती चली गई और इन्होंने जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ठीक है, 1932 में जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। बाद में नेहरू जी ने इनको सलाह दी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये नाम ठीक नहीं है, इससे जो है हिंदू सिख ईसाई इससे नहीं जुड़ेंगे, ये जो है एक सांप्रदायिक नाम है, तो आप ऐसा करो जो है मित्र शेख अब्दुल्ला किसका नाम बदल दो। तो इसका नाम 1939 में बदल करके कर दिया गया जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी पार्टी है। ठीक, तो शेख अब्दुल्ला ये वही हैं जिनके बेटे फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे और इनके नाती उमर अब्दुल्ला, आजकल आपको जो है ट्वीट अक्सर उनके वायरल होते रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वो भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर राज्य के, उमर अब्दुल्ला, उनको आप जानते होंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या मांग थी? इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग थी कि जम्मू कश्मीर से जो है राजशाही को हटा करके लोकशाही यानी लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की स्थापना की जाए। तो इन्हें डेमोक्रेसी चाहिए थी और जो है उसके लिए आंदोलन कर रहे थे, राजशाही का नाश हो, लोकशाही का राज हो, ऐसा ये नारा लगा रहे थे। तो जो है इनकी ये प्रोफाइल है। अब क्या है कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर कर लिया गया, तो इसके पहले एक बात और आपको बताऊंगा कि ये जब कबीलाई हमला हुआ तो बड़ी मजबूती से कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला और इनके जो वॉलेंटियर्स थे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये बड़ी मजबूती से कबीलाइयों से लड़े। भारतीय सैनिकों को का इन्होंने जो है बहुत ज्यादा वो किया, समर्थन किया और डटे रहे ये। और दूसरी बात थी कि शेख अब्दुल्ला
जो है, जो एक प्रकार से संगठन बनाकर 1932 से शुरू हुए, वो शेख अब्दुल्ला 1945-46 आते आते कश्मीरी मुसलमानों की एकमात्र आवाज बन चुके थे। तो नेहरू जी को यह लगता था कि अगर शेख अब्दुल्ला के साथ रिश्ते ठीक रखे जाएंगे तो शेख अब्दुल्ला जैसा चाहेंगे वैसा जो है कश्मीरी मुसलमान करेंगे। तो इस नाते से जो है शेख अब्दुल्ला को ने एक जो है मूवमेंट निकाला था। पूरी कहानी थोड़ा मैं बताना चाहता हूं, इसलिए इनका यह ग्राफ बनाया गया। 1946 में कई आंदोलन इन्होंने किया, लेकिन 1946 में एक आंदोलन इन्होंने किया जिस आंदोलन का जो है नारा था कि महाराजा जम्मू कश्मीर छोड़ो। भारत में क्या चला 1942 में? अंग्रेजों भारत छोड़ो। और 46 में जम्मू कश्मीर में क्या चला? महाराजा जम्मू कश्मीर छोड़ो। तो उस आंदोलन के दौरान महाराजा ने कहा कि मैं तो छोड़ूंगा, लेकिन पहले तुमको जेल में बंद करूंगा। इनको उठा करके जेल में बंद कर दिया गया और इनका मुकदमा लड़ने के लिए नेहरू जी जम्मू कश्मीर पहुंचे, जबकि राजा बड़ी मिन्नत कर रहे थे कि ना आए ना आए ना आए। अंत में ये माने नहीं, शेख अब्दुल्ला के लिए गए और जो है महाराजा हरि सिंह ने इनको उठा करके जेल में बंद कर दिया नेहरू को, जिसका पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो है चर्चा हुई। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर और भारत में ना विलय करने के पीछे हरि सिंह का एक मामला यह था कि हरि सिंह को जो सिरदर्दी बने थे शेख अब्दुल्ला घाटी में, उस शेख अब्दुल्ला के जो कांग्रेस के उस समय के सबसे ताकतवर नेता थे नेहरू, उनका सीधा सीधा समर्थन प्राप्त था। और ऐसे में हरि सिंह का यह मानना था कि कांग्रेस जो है वो जो है हमारी विरोधी है और ऐसे में जो है हमारे साथ न्याय नहीं होगा कांग्रेस के रिजीम में। एक डर उनको यह भी था और दूसरी बात उनको जो है ये भारत के साथ जो है विलय न करने के पीछे उनका जो मनसा था, और पाकिस्तान के साथ जो है विलय न करने के पीछे उनका मनसा यह था, जैसा मैंने आपको बताया, व्यापार वाणिज्य ज्यादातर पाकिस्तान से ही जम्मू कश्मीर का था और जनसंख्या भी मुस्लिम थी। लेकिन महाराजा ये समझ रहे थे कि एक जो है मुस्लिम बहुल देश में जो है हिंदू शासक का कोई फ्यूचर नहीं है, तो इसलिए वो भी स्वतंत्र रहना चाहते थे। ठीक है, तो इनसे बहुत दोस्ती थी, बहुत मिन्नत उन्होंने किया कि हमें आपको रोकना पड़ेगा। बहुत सारे जो वहां पर बॉर्डर पर जो चाहते थे कि नेहरू जी ना आए, उनसे कहा गया कि नहीं आप चले जाइए, लेकिन ये नहीं मैं चलूंगा है, और अंततः जो है इनको गिरफ्तार भी कराया गया। ठीक है, तो ये उस दौरान जेल में थे जब ये सारा मामला चल रहा था युद्ध हमला का जो है। तो फिर उसके बाद जो है महाराजा के कहने पर ही इन्हें जो है नेहरू के ही दबाव डालने पर इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे 5 मार्च 1948 से 9 अगस्त 1953 तक ये प्राइम मिनिस्टर जो है उस समय जो है प्रधानमंत्री का पद होता था, जिसे जो है मुख्यमंत्री के रूप में आप समझिए। ठीक है, तो इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था इस नाते से कि जो है भारत की स्थिति मजबूत रहेगी, और ये भारत समर्थक थे। लेकिन बाद में जो है ये भी एक गीत गाने लगे स्वतंत्र जम्मू कश्मीर का, और फिर इनको 1953 में उठा करके जेल में डाला गया। ये पूरी कहानी जो है इनको हटा दिया गया। मेहर चंद महाजन को हटा करके इनको बनाया गया था। इनको हटाया गया 53 में, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद को बना दिया गया। उसके बाद फिर जो है ये जेल से छूटे, तो जो है 75 से 77 और 77 से 1982 तक, जब तक इनकी मृत्यु ना हो गई तब तक ये जो है चीफ मिनिस्टर बने। इस पोस्ट को जब हम 370 और 35A को समझेंगे तो हम सारी बात को समझेंगे। प्रधानमंत्री के पोस्ट को बाद में जो है बदल करके मुख्यमंत्री कर दिया गया, तो इसीलिए मुख्यमंत्री यहां पर लिखा हुआ है। और मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात है 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950, इसकी भी हम बात जो है करेंगे धारा 370 और 35A को जब विस्तार से समझेंगे तब। तो ये है शेख अब्दुल्ला की कहानी। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आजीवन अध्यक्ष रहे शेख अब्दुल्ला की कहानी। तो शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है, ये प्रधानमंत्री बन गए और राजा
की शक्ति एकदम जो है धीरे धीरे कमजोर कर दी गई। ठीक है, राजा साहब को कमजोर कर दिया गया। ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वजीर आजम प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो यहां पर था ना, इनका झंडा अलग, इनका संविधान अलग, इनका जो है अलग प्रधानमंत्री। तो इसी के लिए ना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश में दो निजाम, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। निजाम यानी जो है संविधान की बात हो रही है। एक देश में दो निजाम, दो प्रधान यानी दो प्रधानमंत्री और दो निशान यानी दो झंडा नहीं चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री वाला मामला, दो प्रधान तो अब नहीं रह गए, लेकिन निशान और निजाम तो अलग अलग है। ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला वजीर आजम बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। और इसी के साथ जो है महाराजा हरि सिंह के पुत्र जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट बना दिए गए। ठीक है, रीजेंट, राज्य संरक्षक, ठीक है, बना दिए गए। और 1952 में ये सदर रियासत, हेड ऑफ स्टेट बन गए। तो यहां राज्यपाल को क्या कहा गया? सदर रियासत, हेड ऑफ स्टेट जो है, और प्रधानमंत्री को वजीर आजम। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर के रीजेंट बने। कौन बना? हरि सिंह के पुत्र हैं कर्ण सिंह। 18-19 साल की उम्र में इनको रीजेंट बनाया गया। ठीक है, और जब वहां पर राजशाही खत्म कर दिया गया जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूपेण, वहां की संविधान सभा ने जब राजशाही को खत्म कर दिया, तो उसके बाद 1952 में ये जो है सदरे रियासत बने, हेड ऑफ स्टेट बने। कौन? हरि सिंह के पुत्र कर्ण सिंह। ठीक है, तो कर्ण सिंह को बना दिया गया। अब यहां पर जो है आप देख सकते हैं, ये जो है कर्ण सिंह है, महाराजा हरि सिंह की पत्नी जो है, और जो है ये महाराजा छोटे कर्ण सिंह, ये बड़े महाराजा, बहुत जो है सुलझे हुए व्यक्ति और बहुत समय तक बहुत सारे पदों पर ये जो रहे। तो देखिए सारी चीजें लिखिए। सदर रियासत जम्मू कश्मीर के ये रहे 17 नवंबर 1952 से 30 मार्च 1965 तक। फिर इस पोस्ट को जो है खत्म कर दिया गया 65 में। सदर रियासत की जगह नया पोस्ट क्या आ गया? गवर्नर, जो है गवर्नर यानी राज्यपाल का, और जो है वजीर आजम की जगह मुख्यमंत्री। ये 65 से आया। तो गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन ऑफिस 30 मार्च 1965 से 67 तक रहे। मेंबर ऑफ द लोकसभा फॉर उधमपुर, जब वहां से चुनाव होना, लोकसभा के भी चुनाव बाद में होने शुरू हुए, तो जो है ये 67 से लेकर के 84 तक। फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन में जो है 73, 67 से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के मंत्री रहे 9 नवंबर से 24 मार्च 1977। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर इन ऑफिस 1 साल इसमें रहे। एम्बेसडर रहे भारत के, ये जो है 1989 से 90 में अमेरिका में। और फिर मेंबर ऑफ राज्यसभा नेशनल कैपिटल टेरिटरी से जो है दिल्ली से ये रहे 12 अगस्त 1999 से लेकर के 28 जनवरी 2000, और उसके बाद फिर 27 जनवरी से 2018 तक ये जो है कर्ण सिंह उस समय, जबकि ये कहानी है 18-19 साल के थे। और इन्हीं के आदेश पर 1953 में जो है शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला गया था। ठीक है, ये अब यहीं पर रुक करके थोड़ा महाराजा की बात कर लेंगे। तो उस समय का कितना बड़ा बड़ा नाम होता था उसका फील देने के लिए ये देसी रियासत में शासक किस प्रकार से थे, यहां पर मैंने इनका पूरा नाम लिखने का प्रयास किया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल हिज हाइनेस श्रीमान इंदर महेंद्र, ये महेंद्र लिखा गया है लेकिन इंदर और महेंद्र यही पढ़ा जाता है, महेंद्र नहीं पढ़ा जाता है। यहां मान लीजिए वो ठीक करने में टाइप कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल हिज हाइनेस श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराजाधिराज श्री सर हरि सिंह जी जम्मू और कश्मीर नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति सिपर ए सल्तनत। सिपर ए सल्तनत क्या होता है थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। सिपर ए सल्तनत जम्मू कश्मीर के महाराजा GCSI GCVO GCIE। ठीक है, तो रीजन इनका रहा 23 सितंबर 1925 से जून 1949 तक। हालांकि ऑफिशियल जो है राजशाही 1952 में समाप्त हुई। ठीक है,
इनसे पहले प्रताप सिंह राजा थे, उसके बाद जो है प्रिंस रीजेंट जो है कर्ण सिंह बने। 23 सितंबर 1895 में इनका जन्म हुआ था और 26 अप्रैल 1961 में जो है अपना सब कुछ गंवा करके जो है महाराष्ट्र बंबई में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इनके बारे में हमने देख लिया, अब कर्ण सिंह के बारे में देख लिया। ठीक है, अब जो है क्या आश्वासन दिया गया था, अभी आपको याद है? तो यही आश्वासन था कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी, हमने पढ़ा है। तो अब जो है क्या हुआ कि 1 मई 1951 को सीज फायर वगैरह सब हो गया। तो जम्मू कश्मीर के राज प्रतिनिधि यानी रीजेंट जो कर्ण सिंह थे ने जम्मू कश्मीर संविधान सभा गठित करने की घोषणा कर दी कि अब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा गठित होगी। और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के गठन की इन्होंने घोषणा कर दिया। तो इसमें जो है कितने जनसंख्या पर एक सीट होगी, सीट तय करना पड़ेगा ना कि कितने मेंबर होंगे। तो यह तय किया गया कि 40,000 जनसंख्या पर एक मेंबर होगा। और इस प्रकार से जब जम्मू कश्मीर के पूरी आबादी को देखा गया तो 100 सीटें निकल करके आई। तो ये हुआ कि 100 लोग जो है चुन करके आएंगे जम्मू कश्मीर। इसी तरह से भारत में हुआ। भारत में कितनी आबादी पर? 10 लाख पर एक संविधान सभा का मेंबर गया था, ध्यान रखिएगा। तो यहां 40,000 पर एक मेंबर गया। इस प्रकार से कुल सदस्य 100 होने थे। सदस्य 100 यानी सीटें 100। तो 100 सीटें कैसे कैसे होनी थी? तो इन 100 सीटों में से 25 सीटें दी गई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को। ठीक है, तो यह ध्यान रखिए, इसे हम अपना ही अभिन्न हिस्सा मानते हैं। जिस जम्मू कश्मीर के जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया है इस समय, उसे हम अपना ही क्षेत्र मानते हैं। तो उस पूरे रीजन को जिसे हम पीओके कहते हैं उसे 25 सीटें दी गई। हालांकि ये सीटें कभी भरनी नहीं है, तो 100 में से 25 कभी नहीं भरने का मतलब अभी तक नहीं भरी, ईश्वर चाहेंगे तो आगे जरूर भरेगी। तो कुल मिलाकर के इस 25 सीट को निकाल दें तो कुल बची 75 सीट, 75 सीटें बच गई। ठीक है, तो इन 75 का वितरण कैसे है? तो कश्मीर को मिली, कश्मीर एरिया को मिली 43। इन सबकी को हमने एरिया वाइज देख लिया। तो कश्मीर घाटी को 43, जम्मू जो कि हिंदू बहुल है, ध्यान रखिएगा, उसको 30, और लद्दाख जो कि बौद्ध धर्म का जहां संख्या है उसको मिली 2। हालांकि अभी अगर आपने जो है 1 हफ्ते पहले के न्यूज को देखा होगा तो आपको यह पता चला होगा कि ये जो परिसीमन करके सीटें बनाई गई हैं इसमें जो है ठीक तरीके से सब चीजों का पालन नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि कम जनसंख्या और कम क्षेत्र होने के बाद भी जो है कश्मीर को अधिक सीटें, आज भी बात हो रही है ना विधानसभा के लिए, तो उसमें जो है दी गई। तो ये एक अलग मुद्दा है, उसे हम एक अलग जो है लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को 25 मिला, ये हटा दीजिए, कुल 75 में 43 कश्मीर को, जम्मू को 30 और लद्दाख को 2। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि मुस्लिम बहुसंख्यक वाली कश्मीर घाटी का बहुमत यहां आपको दिख रहा है। इन सब चीजों को समझने का काम आप करेंगे। तो ये तय हुआ। ठीक है, और जब ये तय हुआ तो कुल 75 सीटें आई, हो गई। अब आगे हम जो है बढ़े तो जो है सितंबर अक्टूबर 1951 में जो है कश्मीर में चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इन्हीं 75 सीटों के लिए। तो जम्मू कश्मीर संविधान सभा के चुनाव शेख अब्दुल्ला की पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी 75 सीटें जीत ली। ध्यान दीजिए, शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी 75 सीटें जीत ली। अब इसमें समझ लीजिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि घाटी में जो सीटें अलाटेड थी, यानी कश्मीर में जो सीटें अलाटेड थी, उन सीटों पर मैक्सिमम नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए। नेहरू जी की इतनी लोकप्रियता थी भारत में, लेकिन 1951-52 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी आप देख लीजिएगा। लेकिन यहां पर तो आज भी यह प्रश्न उठाया जाता है
कि ये इलेक्शन बहुत फेयर नहीं थे। मैक्सिमम सीटों पर कश्मीर के चुनाव हुआ ही नहीं, सीधे सीधे जो है निर्विरोध बिना किसी अपोजिशन के चुनाव जीत गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट। अब जम्मू की बात करें तो जम्मू में प्रजा राज्य परिषद करके एक पार्टी थी, उसके जो है सभी कैंडिडेट्स का, वो 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, उनके सभी कैंडिडेट का जो है पर्चा खारिज हो गया। अब आज आपको लगता है ना, अब सोच लीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की भावनाएं कैसी रही होंगी। शुरू में ही प्रजा परिषद जो जम्मू में चुनाव लड़ रही थी सीटों पर, वहां के लिए जो अलॉटेड सीटें थी, 13 पर पर्चा खारिज कर दिया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जीत गए। ठीक है, एक बौद्ध जीत कर आए, उनको भी नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो कुल मिलाकर के ये फेयर इलेक्शन तो नहीं कहे जा सकते। 75 में से 75 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली, जम्मू में भी, लद्दाख में भी और कश्मीर घाटी में भी। ठीक है, इसको समझिएगा। मैं आपको बताने का यह प्रयास कर रहा हूं इस बात से कि एकदम चीजें ऐसी नहीं थी कि शेख अब्दुल्ला भारत के एकदम समर्थन में, बाद में वो आजाद कश्मीर की मांग करने लगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो नेहरू जी से क्या कोई गलती हुई है? हम उस तरफ जा रहे थे, लेकिन अब वहां से आपको खुद से जाना है, मुझे नहीं जाना है। मैं अब यहीं से रुकूंगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये चुनाव हो गया। चुनाव हो गया तो 30 अक्टूबर 1951 को संविधान सभा की वहां की पहली बैठक हुई। ठीक है, और जुलाई 1952 में शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं दिल्ली समझौता। यह बहुत महत्वपूर्ण समझौता है। यह समझौता होता है दिल्ली समझौता 1952 में, जो है कि किस प्रकार से आगे जो है संबंध रहेंगे भारत और जम्मू कश्मीर के। तो इस मामले में शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के बीच दिल्ली समझौता हुआ और इसी दिल्ली समझौते की पुष्टि के लिए जो है फरवरी 1954 में J&K संविधान सभा ने पुष्टि की कि भारतीय संघ में J&K का विलय अंतिम है। ठीक है, तो ये दोनों घटनाएं जो है एक साथ हुई। यहां जो है दिल्ली समझौता हुआ, उसके बाद फरवरी 1954 में J&K संविधान सभा। यहां एक बात का ध्यान रखिए, देखिए चीजों को आप समझ पाएंगे तभी जब यहां संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मैं बोल रहा हूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आप समझ रहे हैं, लेकिन एक बात यह भी देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जिस पार्टी का बहुमत था, बहुमत नहीं बल्कि उसके सारे सदस्य थे, वो पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और उस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो नेता था शेख अब्दुल्ला था। और आज के राजनीतिक परिवेश से देखिए कि जो पार्टी का अध्यक्ष है, किसी को हिम्मत है सांसद को, विधायक को उसके निर्णय के खिलाफ बोलने का? और यहां 75। तो संविधान सभा की पुष्टि का मतलब शेख अब्दुल्ला की पुष्टि से समझा जाए, चीजों को इस तरह से समझा जाए, क्योंकि संविधान सभा में था कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कौन था? शेख अब्दुल्ला। तो इस तरीके से चीजों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये दिल्ली समझौता हुआ तो J&K की संविधान लिखने को तो हम कितना ले, J&K की संविधान सभा, और सारी सीटें किसके पास? नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता शेख अब्दुल्ला। किसी की हिम्मत होगी इतना बड़ा लीडर जो 75 पर की 75 सीटें 100% परफॉर्मेंस दे रहा हो, उस नेता के खिलाफ कौन बोलेगा उस पार्टी से? तो J&K संविधान सभा ने पुष्टि की कि भारतीय संघ में J&K का विलय अंतिम है। और उसके बाद जो है ये जब दोनों चीजें हो गई तो इसी दिल्ली समझौते को जो है कानूनी जामा पहनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संविधान J&K को लागू होना, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू J&K, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा यह ऐसे ही लिखा जाता है, संविधान ब्रैकेट J&K को लागू होना ब्रैकेट बंद आदेश 1954, उसी को यहां से इंग्लिश में लिखा गया है जो है यहां से द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए, ये एक मुझे दिख रहा है, ये एक गलती हो गई, इसका मुंह इधर होना चाहिए था, सॉरी, ये यहां पर जो है ब्रैकेट नहीं होना चाहिए था, ब्रैकेट
के बिना इसे होना चाहिए था, ब्रैकेट हो गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रैकेट एप्लीकेशन टू J&K आर्डर 1954, अब ये ऑर्डर भी ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है चलिए, जारी किया गया तथा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को जोड़ दिया गया। तो 49 में अनुच्छेद 370 को जोड़ दिया गया, और उसके बाद जो है ये 1954 द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू J&K ऑर्डर 1954 जो भारत के राष्ट्रपति ने जारी किया, उसके माध्यम से 35A को जोड़ दिया गया। तो इस 35A और 370 को हम अगले लेक्चर में बड़े विस्तार से समझेंगे, ठीक है। और नवंबर 1957 में जम्मू कश्मीर का जो है संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। नवंबर 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। तो आप देखिए कि हम जो है एक एक घटनाक्रम को देख रहे हैं कि कैसे कैसे जो है चल रहा है, ठीक है। अब इसी के बाद जो है ये शेख अब्दुल्ला जो है, देखिए ये हमको देख था, हाँ ठीक है। तो ये नवंबर 1957 में J&K का संविधान लागू हो गया। अब फिर से जो है किस प्रकार से चीजें चली उस पर फिर से हम आ जाते हैं। थोड़ा संवैधानिक बात हमने कर ली। तो 20 अक्टूबर 1962 को क्या हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, और इस युद्ध में क्या हुआ, चीन ने अक्साई चीन को हड़प लिया। फिर से बताने की जरूरत नहीं, मैप बना करके सब चीजें करके मैंने आपको बताया। तो यहां आगे बढ़ते हैं। भारत चीन युद्ध में जो है चीन ने अक्साई चीन को हड़प लिया, ये बात हमने की है मैप दिखाते समय, उसी का ये लिखित वर्जन है। उसके बाद क्या हुआ, मार्च 1963 में पाकिस्तान ने ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, सक्सगाम वैली, ये पूरा इसका जो है, ठीक है, सक्सगाम वैली को चीन उपहार में दे दिया। चीन को उपहार में दे दिया पाकिस्तान ने, बताया था हमने। 1965 में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ। उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 1971 में क्या हुआ, पहले तो यह हुआ कि जो है पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया, यानी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में युद्ध शुरू हो गया। मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी लड़ रही थी पाकिस्तान से जो है युद्ध, उसमें जो है फिर भारत भी शामिल हो गया। इंदिरा गांधी के समय में भारत ने भी युद्ध किया। तो दिसंबर 1971 में जो है ये युद्ध का परिणाम जो आया, उसमें जो है भारत ने मदद की पूर्वी पाकिस्तान की, यानी जो है बांग्लादेश की, और जो है भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान को हरा दिया। तो दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध, इसमें जो है पाकिस्तान की हार हो गई, और दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर, इतना बड़ा आत्मसमर्पण कभी नहीं हुआ है। 93,000 सैनिकों ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया भारतीय सेना के सामने, पाकिस्तानी सैनिकों ने। तो 93,000, युद्ध समाप्ति के समय हमारी स्थिति क्या थी, तो 93,000 युद्ध बंदी और 5,600 वर्ग मील भूमि पर भारत का अधिकार था। पाकिस्तान की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, ठीक है। तो भारत किस स्थिति में था, भारत अब बहुत मजबूत स्थिति में था। 93,000 युद्धबंदी भारत के पास थे। भारत के पास निगोशिएशन का बहुत बड़ा जो है पावर था, लेकिन इसको हम देखेंगे कि जो है शिमला समझौते में गंवा दिया गया, ठीक है। तो दिसंबर 1971 में यह स्थिति हुई। उसके बहुत जल्द ही 2 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक समझौता हुआ, जिस समझौता को हम जानते हैं शिमला समझौता के नाम से। तो 2 जुलाई को यह समझौता हुआ, और 26 जून को जुल्फिकार अली भुट्टो, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अपनी बिटिया 19 साल की बेनजीर भुट्टो के साथ भारत पधारे। वही बेनजीर भुट्टो जो बाद में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी, और जिनकी जो है राजनीतिक हत्या हो गई। आप लोगों को अगर याद होगा तो मेरे उम्र के जो लोग हैं उन्हें याद होगा कि टीवी में
जब हम लोग बचपन में थे तो बहुत दिखाता था, उस समय से यादें जुड़ी हुई है बेनजीर भुट्टो की। हालांकि मुशर्रफ का रीजन आया तो फिर उनको देश निकाला हो गया, फिर बाद में वो आई। तो ठीक है, इस पूरे जो है मामले में मैं एक बात आपको उदाहरण स्वरूप में बताना चाहता हूं कि अपनी एक किताब में बेनजीर भुट्टो ने लिखा है कि जब ये समझौते के लिए जो है हम लोग जा रहे थे, यानी भुट्टो साहब और जो है बेनजीर भुट्टो, तो भुट्टो साहब यानी बेनजीर के पिता ने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने उससे कहा, मैंने बेनजीर से कहा कि बेनजीर भारत जाकर बहुत मुस्कुराना मत, इससे जो है अगर ऐसा तुम करोगी तो पाकिस्तान में लोग सोचेंगे कि जो है प्रधानमंत्री की बिटिया को कोई दुख ही नहीं, हमारे 93,000 सैनिकों को इन्होंने बंद करके रखा है भारतीयों ने, और हमारे जो है प्रधानमंत्री की बेटी को इसका चिंता नहीं, इसलिए बहुत मुस्कुराना मत और बहुत जो है मायूस होकर के मत रहना, नहीं तो भारत को ये लगेगा कि ये लोग मातम की स्थिति में है, इतने सैनिकों को हमने बंद कर लिया इसलिए ये मातम की स्थिति में, तो ये चीजें मत करना। हालांकि इस पूरे दौरे में जो है बेनजीर भुट्टो काफी चर्चा में रही, पत्रकारों के आकर्षण के केंद्र में रही और लग रहा था कि समझौता नहीं होगा, ये समझौता नहीं होगा। लेकिन अचानक अभी भी ये विषय कि क्या हुआ जो है कि 2 जुलाई को ये समझौता हो गया, और इस समझौता को देखा जाए तो ये एकदम एक तरफा समझौता था। अब देखिए निगोशिएशन टेबल पर भारत किस स्थिति में था, 5600 वर्ग मील जमीन भारत के हिस्से में, 93,000 युद्धबंदी भारत के पास और टेबल पर बैठे हैं, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं। लेकिन जो है इसमें देखेंगे तो सारा मामला जो है पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, भारत के हिस्से में कुछ नहीं आया। अब किस तरह की क्या स्थितियां परिस्थितियां उस समय घटित हुई किसी को नहीं पता। ठीक है, तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता, इसमें एक बात कहा जाता है कि अंततः इंदिरा गांधी से अकेले में जो है मिले, और बेनजीर लिखते हैं कि पिताजी जब जा रहे थे मिलने तो उन्होंने कहा कि देखो अब अपना अंतिम हथियार मैं चलाने जा रहा हूं, समझौता या तो होगा या बिना समझौता किए हम लोग चलेंगे, अब अंतिम हथियार चलाने इंदिरा गांधी के पास मैं जा रहा हूं। तो कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा कि हमारे हैं, इसी तरह से लोकतांत्रिक सरकार सेना एकदम मामला जो है इस तरह का है, और अगर जो है ये समझौता नहीं होता है तो फिर जो है हमारी स्थिति पाकिस्तान में बहुत खराब हो जाएगी और लोकतांत्रिक सरकार की जगह सेना का दखल बढ़ जाएगा, जो कि भारत के हिस्से के लिए ठीक नहीं रहेगा। इस तरह की सारी बातें हुई और इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ। क्या हुआ भैया इसमें समझ लीजिए, भारत ने सभी युद्धबंदी और विजित भूमि पाकिस्तान को लौटा दिया। अच्छा, इसमें एक बात और थी कि कहा जाता था कि पाकिस्तान ऐसा दिखा रहा था जैसे उसको सैनिक बंद हैं तो कोई दिक्कत ही ना हो। उसमें एक बात और भी बताई गई जो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस हालत में भारत के सैनिक खुद के देश में रहते हैं, जिस प्रकार का खाना खाते हैं, जिस जगह रहते हैं, उससे अच्छी सुविधा पाकिस्तानी सैनिकों को भारत में मिली थी। और इसीलिए पाकिस्तान में एक चर्चा थी कि ऐसे भी सैनिक 1 साल में एक बार आते हैं तो 6-7 महीने से बंद है, भारत में अच्छा भोजन पानी मिल ही रहा है, कुछ करना नहीं है तो ठीक ही है, कोई बहुत चिंता नहीं है, बाद में जो है तो आएंगे। ठीक है, तो भारत ने सभी युद्धबंदी और विजित भूमि पाक को लौटा दिया और भारत और पाक के बीच कश्मीर सहित सभी विवाद। अब देखिए यहां जो मैं आपको बताना चाहता था, पिताजी ने क्या कहा कि यूएन मामले को सुलझाएगा, हम संयुक्त राष्ट्र में जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष का बिंदु है जम्मू कश्मीर उसका सुलह करेगा। और बिटिया ने क्या कहा कि भैया पाकिस्तान आप ये मान लो कि जो हमारा आपका विवाद है वो हम ही आप सुलटाएंगे, कोई तीसरा नहीं आएगा, कोई भी तीसरा नहीं आएगा। और पिताजी ने कहा तीसरा आएगा। देखिए कैसे बदलती है चीजें। तो भारत और पाक के बीच कश्मीर सहित सभी विवाद आपसी बातचीत से तय किया जाएगा, यानी कोई तीसरा पक्ष इसमें नहीं आएगा, कोई भी विवाद हो हम खुद तय करेंगे। यह बात कही गई कि कोई भी विवाद हो हम खुद तय करेंगे, यानी कोई तीसरा पक्ष नहीं। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस शिमला समझौते का भी उल्लंघन जो है बहुत जल्दी जुल्फिकार अली भुट्टो ने कर दिया, और हमेशा किस तरीके से सारी चीजें चली रही हैं। और उसके बाद जो है जैसा कि हम जानते हैं कि 1999 में भारत ने पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध थोप दिया 1999 में, मुंह की खाई
जो है पाकिस्तान ने, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने का इनका जो है मामला था, ठीक है। इनके आंख में ये फटकता है कि सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का अधिकार है। मैप मैंने आपको दिखाया था। तो 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का अधिकार हुआ था, ठीक है, 1984 में। तो ये मामला हो गया। अब एक बात जाते जाते आपको बताना चाहूँगा, सोचा कि शुरू में ही बता दूँ, लेकिन जो है बाद में बता देता हूँ आपको, यानी अभी बता देता हूँ। देखिए, कल्हड़ जिसने राज तरंगड़ी लिखी है किताब, यानी रिवर ऑफ किंग, राजाओं की नदी, उसमें कल्हड़ लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर को आध्यात्मिक शक्ति से तो जीता जा सकता है, सैनिक शक्ति से नहीं जीता जा सकता है। और यह बात पाकिस्तान को पिछले 70 वर्षों से समझ में नहीं आ रही है। क्या कल्हड़ कहते हैं? कल्हड़ कहते हैं कि ये आपके ऐसे के लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो जाएगा निबंध के लिए, कि कल्हड़ कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को आध्यात्मिक शक्ति से जीता जा सकता है और इसे जो है सैन्य शक्ति से नहीं जीता जा सकता। एक किस्सा आपको और बता करके इस लेक्चर की समाप्त करूंगा। ये जब अक्साई चीन पर 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया, ठीक है, जब इस अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा कर लिया तो संसद में बहुत तेजी से यह बात उठी कि हम कैसे हार गए और किस प्रकार से ये सारी चीजें हो गई। तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी पर बहुत जो है दबाव बनाया जा रहा था कि ये क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, अक्साई चीन हमारा चला गया। तो नेहरू जी ने गुस्से में कहा कि अरे ये क्या बेहूदगी है, लद्दाख और अक्साई चीन में घास तक पैदा नहीं होती। नेहरू जी बोले कि अरे ये क्या बेहूदगी है, अक्साई चीन में घास तक भी पैदा नहीं होती, इस क्षेत्र को लेकर के इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं आप लोग। संसद में गुस्से में जो है नेहरू जी ने कहा। इस पर जो है महावीर त्यागी एक सांसद थे, उन्होंने जबरदस्त जवाब जो है उनको दिया नेहरू को। और वो जवाब क्या था? वो ये था कि कोई क्षेत्र बंजर भी भले ही क्यों न हो, वो हमारी मातृभूमि है। और मिस्टर नेहरू, मेरा सर बिल्कुल गंजा है, वो टोपी पहनते थे, निकाल दिया उन्होंने, कहा मिस्टर नेहरू मेरा सर बिल्कुल गंदा है, बिल्कुल गंजा है, तो क्या मैं इसे काट करके दोस्ती के खातिर किसी को सौंप दूं? मेरा सर बिल्कुल गंजा है, तो क्या मैं इसे काट करके किसी को दोस्ती के खातिर सौंप दूं? भाई गंजा है, इस पर कुछ नहीं उगता। जैसे आप करें कि अक्साई चीन पर घास तक भी नहीं उगती है, इस बात पर उन्होंने जो है कहा था महावीर त्यागी। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने जो है कर ली। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अनुच्छेद 370 और इसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे, और उसके बाद जो है अनुच्छेद 35A को भी हम समझेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। हमें जो है अपना प्यार देते रहें, लाइक के रूप में, कमेंट के रूप में, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नमस्कार।